हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 होमवर्क था। आइए हम लोग होमवर्क में लाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द घंटर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक जो बोलो जो दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन 18,000 का है, जिसमें कह रहा है 1,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है। लेगेसीज का पैसा है, लाइफ मेंबरशिप का पैसा है। तो लेगेसीज और लाइफ मेंबरशिप ये कैपिटलाइज हो जाता है, ये दोनों कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। सेल ऑफ टिकट्स मिसलेनियस इनकम है। लॉकर रेंट, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब रेवेन्यू नेचर का है। इधर में सैलरी, रिपेयर, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हम आपको लास्ट क्लास में बोले थे स्पोर्ट्स मटेरियल को आप मारोगे कंज्यूमेबल गुड्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को आप फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट करोगे। फर्नीचर, ऑनरेरियम, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका बुक्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि ये सब यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस है, हाँ इनका डेप्रिसिएशन आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 600 रुपए का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो ये फिक्स एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बता रहा है, 200 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला और 200 रुपए का अक्रूड है। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2020 दिया हुआ है। तो अपने वर्किंग नोट में क्या क्या बना लेंगे? वर्किंग नोट में एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो फिक्स है, वो तो बनाए हुए करेंगे। एक वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बना लेंगे। बाकी तो ऐसा कोई खास एडजस्टमेंट है नहीं, तो आइए जल्दी से बना लेते हैं। तो घंटर स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वर्किंग नोट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना लेंगे। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अकाउंट बोलकर फॉर्मेट ले लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना रिसीव कर रहे हैं? 18,000 रुपया, जिसमें से 1,000 रुपया पिछले साल से रिलेटेड है, तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लेगेसीज लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल फंड से ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ टिकट, ये मिसलेनियस इनकम है ना। $500। लॉकर रेंट 1,500। एंट्रेंस फी 1,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया। इसमें तक एडजस्टमेंट था ना, इसलिए इनर कॉलम में डैश देकर लिख दिए। इस तरफ क्या क्या है? सैलरीज 1,400, एडजस्टमेंट है, रिपेयर्स
600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट की है ना, एंट्री क्या पास हुआ होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये फिक्स एसेट्स है ना, इसका डेप्रिसिएशन आएगा। फर्नीचर आएगा नहीं, ऑनरेरियम 5000। एनपीओ में जो फेयरवेल का खर्चा होता है उसको ऑनरेरियम बोला जाता है। 5000। बुक्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑफिस एक्सपेंसेस 1200। उसके बाद आइए क्लोजिंग बैलेंस और जो कैश या बैंक जो भी बोलो, बैलेंस शीट जो है वो तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, तो ऐड कर दो। दूसरा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000 और 500, सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, बाय बैलेंस बीडी 1000 और क्लोजिंग दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी 500। तो 3000, ये 500 जाएगा तो 2500 बचेगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2 2500। अच्छा खासा डेप्रिसिएशन आ गया। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 200, एड अक्रूड 200 और सब्सक्रिप्शन अभी भी रिसीवेबल है 3000, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये 20,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। डन। अब टोटल कर लो और टोटल करके फायदे नुकसान निकाल लो। प्राइमा फेसिया तो फायदा ही दिख रहा है, मतलब सरप्लस दिख रहा है। यहां फायदे नुकसान तो बोलते नहीं है ना, यहां तो हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस या डेफिसिट, क्योंकि जो भी पैसा आता है उसको उसी कॉस्ट में डिप्लॉय कर दिया जाता है। मतलब जो भी पैसा आता है उसको एज इट इज खर्चा कर दिया जाता है। उसको टेक्निकली बोला जाता है कि जो भी पैसा आएगा उसको उसी कॉस्ट पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। $12,100। क्वेश्चन नंबर 26 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। We will discuss question number 26. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एरर है। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम बात करें, कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है। किस सेंस में ड्राफ्टिंग एरर है, आइए हम लोग रीड करते आपको बताते हैं। हल्का सा ड्राफ्टिंग एरर है, वो भी मैनेजेबल है, वो भी सह लेंगे। लेकिन ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ रहता है ना, तो ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरीके से अगर हल्का भी ड्राफ्टिंग एरर आ रहा है तो अपने प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब होना नहीं चाहिए।
The following income and expenditure account has been prepared by Mr. S. J, legal consultant on cash basis for the year ended 31st March 2008. कह रहा है कैश बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हुए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए। कैश बेसिस ऑफ सिस्टम फॉलो करने का मतलब सिंपली यही होता है कि जो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, बस जो रिसिप्ट हो रहा है उसको इनकम साइड में दिखा देंगे और जो एक्सपेंडिचर है उसको पेमेंट साइड में दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। और चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखते हैं तो वो सब यहाँ पे लिखना नहीं है। तो सिंपली क्या है, कैश बेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ये जुड़वा भाई होता है किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। बस फर्क ये रहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आ रहा है, यहां पर केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं। देखो इनकम में क्या लिखा हुआ है, फीस रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, फीस रिसीव फ्रॉम लीगल एडवाइस। तो कह रहा है क्लाइंट से 2,52,000 मिला है और लीगल एडवाइस का 1,08,000 मिला है। तो देखने से लग रहा है कि क्लाइंट वाला से ज्यादा फीस मिल रहा है, तो इसका मेन काम क्लाइंट से ही ज्यादा पैसा आता है, लीगल एडवाइस देने का काम इसका कम है। सैलरीज है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, चूंकि ये वकील है ना तो ये बार काउंसिल का मेंबर होगा। जैसे आप सीएमए अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आप क्या कहलाओगे, सीएमए के मेंबर। वैसे ही हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी बताए थे कि सबसे पहले आप क्या करते हो, एलएलबी का पढ़ाई करते हो, तो एलएलबी का पढ़ाई करने के बाद आप लॉयर बन गए। अब अगर आप बार काउंसिल का मेंबर बन जाते हो तो आप एडवोकेट बन जाते हो, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर। तो अगर एलएलबी का पढ़ाई कर ले तो आप लॉयर बन गए, लेकिन अगर आप बार काउंसिल का मेंबर बन गए तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे एडवोकेट। तो वही बार काउंसिल का ये मेंबर होगा तो उसके लिए वो सब्सक्रिप्शन का पैसा दे रहा है 44,800। ये आप लोगों में भी होता है, जब आप सीएमए क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको हर साल अपने सीएमए इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप के नाम पे कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब होता है। सोचो इंस्टीट्यूट अभी आपको पढ़ा रहा है तो आपसे पैसा ले रहा है, फिर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो पैसा लेगा, जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो पैसा लेगा। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 11,200, हाउस रेंट 32,000। बस ये लैंग्वेज हमको सही नहीं लगा, यहां जो लिखा हुआ हाउस रेंट ये गड़बड़ है। आप ऑफिस रेंट लिखिए, हाउस रेंट लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब हाउस रेंट पढ़ने से ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा ये कौन सा हाउस है, पर्सनल हाउस है कि ऑफिशियल हाउस है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग एरर है, हाउस रेंट नहीं लिखना चाहिए, ऑफिस रेंट लिखना चाहिए। अब अगर हाउस रेंट लिखा है तो सह लो कि ऑफिस का ही जो ऑफिस है उसी को हाउस रेंट बोला जा रहा है, ठीक है। इसको पर्सनल ट्रीट नहीं करना है, नहीं तो प्राइमा फेसिया अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बच्चा होगा तो उसको यही लगेगा हाउस तो यार पर्सनल चीज को बोला जाता है, मतलब पर्सनल मकान को हम लोग हाउस बोलते हैं। बिजनेस का जनरली जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये सब में क्या रहता है, हम लोग जो भी अकाउंटिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वहां पे ऑफिस लिखा हुआ रहता है क्रिस्टल क्लियर। तो ये हाउस रेंट लिखा हुआ सह लो, ये ऑफिस ही मान लो कि ऑफिस का रेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये लाइन सही नहीं है, हाउस रेंट, यहां पर ऑफिस रेंट होना चाहिए, लेकिन सह लेंगे क्योंकि पर्सनल इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि पर्सनल हाउस रेंट नहीं लिखा हुआ है, यहां पर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है पर्सनल हाउस रेंट, यहां लिखा हुआ है हाउस रेंट। हाउस रेंट लिखा हुआ है इसका मतलब ऑफिस रेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हम लोग ऐसे भी पढ़ रखे कि जब तक पर्सनल ना बोले तब तक बिजनेस में होने वाला हर ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। जब तक क्वेश्चन में पर्सनल ना बोले तब तक बिजनेस में होने वाला हर ट्रांजेक्शन क्या है, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कन्वेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो तो खैर ये लोग कैश बेसिस के हिसाब से बनाए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फीस अक्रूड, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, अरियर फीस रिसीव्ड, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये जो तीन तो फीस आपको दिया हुआ है, फीस अक्रूड, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, अरियर फीस रिसीव्ड, ये किसका मानोगे, फीस रिसीव फ्रॉम क्लाइंट वाला मान लेना। आप फीस रिसीव फ्रॉम लीगल एडवाइस भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर देखा जाए जो अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब ये क्लाइंट से ज्यादा डील करता है, लीगल एडवाइस ये कम देता है। तो ये जो फीस अकाउंट है ना क्लाइंट से रिलेटेड मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक यहां पर भी थोड़ा ड्राफ्टिंग एरर है, स्पेसिफाई कर देता कि ये जो फीस अक्रूड है या फीस रिसीव्ड इन एडवांस है या अरियर फीस रिसीव्ड है ये किससे रिलेटेड है। थोड़ा सा यहां पर भी ड्राफ्टिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है। तो एक हाउस रेंट लैंग्वेज सही नहीं लगा हमको, वहां पर ऑफिस रेंट लिखना चाहिए था, ठीक है। और ऐसे भी अगर हाउस रेंट नहीं लिखा है तो हम लोग पर्सनल नहीं मानेंगे क्योंकि पर्सनल हाउस रेंट नहीं लिखा है, तो हम लोग ऑफिशियल ही मानेंगे। और एक थोड़ा फीस के लिए भी क्लैरिटी दे देता है। सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वर्किंग नोट के रूप में केवल एक फीस अकाउंट बना लेंगे, बाकी तो ऐसे कोई जरूरत है नहीं बनाने का। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है अक्रूवल बेसिस के हिसाब से 31 मार्च 2008 में। ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आइए वर्किंग नोट नंबर 1 में केवल फीस अकाउंट बनाएंगे, बाकी तो सब सह लेंगे।
मिस्टर एस डे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं अप्रूवल बेसिस। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। fees received from client account। चलिए, बाय फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, वर्किंग नोट नंबर 1। कितना रिसीव किए हो? 2,52,000। गिवन क्वेश्चन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की नजर से मत देखना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही है। जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैश बेसिस जो दिया हुआ है उसको किस नजर से देखोगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की नजर से देखोगे। क्या फर्क है रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश बेसिस में? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर कैश बेसिस के हिसाब से बना रहे तो केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल देने से इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं हो जाएगा, वो है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट ही है, उसमें केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। बाय फीस received from legal advice, $1,08,000। और क्या क्या है? सैलरीज 96,600, एक एडजस्टमेंट है ना। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 44,800। टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 11,200। हाउस रेंट 32,000। कन्वेंस 71,400। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,480। ऑफिस एक्सपेंसेस 21,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर वो तो हम लोग अप्रूवल बेसिस के हिसाब से खुद निकालेंगे, है कि नहीं? हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। चलिए, क्या क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है? फीस अक्रूड 49,000 का मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फीस अक्रूड मतलब पाते हैं 49,000। फिर कह रहा है फीस रिसीव्ड इन एडवांस 28,000, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। और अरियर फीस रिसीव 21,000, कह रहा है पहले का आपको 21,000 मिला है, तो ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग।
ओपनिंग एडवांस 0। फिर से देख लो, सबसे पहले बोला फीस अक्रूड, मतलब 49,000 का फीस हम पाते हैं, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फीस रिसीव्ड इन एडवांस 28,000, तो ये क्लोजिंग एडवांस हो गया। और अरियर फीस रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग फीस रिसीव हो रहा है पहले का 21,000, तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। बताओ, घूम फिर के 2,52,000 आ गया। सैलरी एडवांस पे किए 8,400 लेस एडवांस 8,400, 88,200। आउटस्टैंडिंग रेंट 9,800, एड आउटस्टैंडिंग 41,800, और आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस भी है 4,200। डन 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 डन। 3,52,800। to excess of income over expenditure $65,720। अच्छा सम है। हम तो कहते हैं इस क्वेश्चन से सीखने को आपको यह मिला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैश बेसिस, दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, यहां पर कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, और ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, बस यही फर्क होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही सीखने के लिए था। बाकी तो टेंशन के रूप में दो ठो एम्बिगुअस लैंग्वेज मिला, एक तो हाउस रेंट मिला, हाईली एम्बिगुअस। भाई हाउस रेंट क्या होता है, अच्छे से बोलिए ऑफिस रेंट। और हाँ ठीक है, सह लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पर्सनल हाउस नहीं बोला था, है ना। भाड़े के मकान को भी तो यही ना बोलेंगे हाउस रेंट। आज हम भाड़े के फ्लैट में रहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, फ्लैट रेंट, हाउस रेंट, यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। तो चलो सह लिए। और ये फीस वाला क्लैरिटी होना चाहिए कि जो अक्रूड अरियर एडवांस जो दिया हुआ है ये कौन सा है, लीगल एडवाइस वाला है कि क्लाइंट वाला है। हालांकि जब इंस्टीट्यूट अपना आंसर रिलीज किया था तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये सारा का सारा पोस्टिंग क्लाइंट में किया था, तो हम भी वही करवा दे रहे हैं। और इंस्टीट्यूट का एक्सप्लेनेशन यही था कि क्लाइंट का अमाउंट ज्यादा है, लीगल एडवाइस का अमाउंट कम है, इसका मतलब क्लाइंट से ज्यादा काम होता है, तो एडवांस अक्रूड अरियर का चक्कर क्लाइंट के साथ ज्यादा होगा। तो हमको भी लगा सही बात है, जो इंस्टीट्यूट कहे वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27, फादर ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन। ऐसा एम्बिगुअस क्वेश्चन हम अपने लाइफ में पहली बार देखे। खैर इसको भी सह लेंगे, हर बार की भांति इस बार भी इसे सह लिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर डिटेल्स ऑफ पट्टाभी मेमोरियल ट्रस्ट which commences its working from 1st January 2020 with a capital of rupees 40,000 in cash and furniture 20,000. एक हॉस्पिटल है नहीं, पट्टाभी मेमोरियल ट्रस्ट पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये अपना वर्किंग स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 को। इसका कैपिटल है 40,000 रुपए का, फर्नीचर है 20,000 रुपए का। इसका रेसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है 40,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस। तो यहीं से आपको एम्बिग्यूटी समझ में आ जाना चाहिए कि टू बैलेंस बीडी क्या लिखेगा, यहां तो टू कैपिटल फंड लिखना चाहिए ना। हम 40,000 रुपए से अपना ये एनपीओ स्टार्ट किए हैं, तो एंट्री क्या पास होगा? हम लोग बिजनेस के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। तो यहाँ टू कैपिटल फंड होना चाहिए था 40,000 रुपए का, टू बैलेंस बीडी लिखता है। और ये सब इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, हम अपने से एडिट भी नहीं कर सकते। टू डोनेशन 60,000 रुपए का, ये तो रेवेन्यू नेचर का अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेगेसीज ये तो चला जाएगा आपका उसमें क्या नाम है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का है। फर्नीचर बेच रहे, अच्छा ऊपर में कह रहा था ना 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदे, अब 31 दिसंबर को इसको बेच रहे हैं, मैंने पूरे साल भर यूज किए फर्नीचर को, फिर 6,000 में बेच दिए, सही है। बाई सैलरीज 15,000, बाई कन्वेंस 6,000, बाई रेंट 12,000, बाई सब्सक्रिप्शन 5,400, बाई स्टेशनरी 1,000, ये सारे का सारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। बुक्स, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। आपको बोल रहा है फर्नीचर, बिल्डिंग, बुक्स सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अच्छा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रेट देखो क्या दिया हुआ है, 10%। पर एनम नहीं बोला है, पर एनम नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन के रेट के बगल में पर एनम ना बोले ना, तो टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं। अब उस केस में अगर फर्नीचर 5 दिन भी यूज हुआ रहेगा ना, तो फुल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। व्हाट आई वांट टू से कि 20,000 का फर्नीचर है और डेप्रिसिएशन का रेट क्या बोला है, 10%। पर एनम तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 20,000 का 10% पूरा कैलकुलेट करेंगे, 2,000 रुपए। अब बचेगा 18,000 रुपया और बिका है 6,000 में, तो 12,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। हालांकि इस क्वेश्चन में पर एनम का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, रीजन भी कि साल भर फर्नीचर यूज करने के बाद बेच रहे 31 दिसंबर को, तो हम ना चाहते हुए भी टाइम फैक्टर को कंसिडर कर ले रहे हैं, क्योंकि एसेट साल भर यूज हो गया है। पर हम वही कह रहे हैं कि जैसे मान लो 31 दिसंबर 2020 की जगह क्वेश्चन ये बोलता है कि 31 मार्च 2020 को बेच रहे हैं, तो भी यही ट्रीटमेंट करते हैं। हम 1 जनवरी 2020 को ये अपना ट्रस्ट स्टार्ट किए ना, क्वेश्चन में फर्नीचर कब बेच रहा है, 31 दिसंबर 2020 को। अगर क्वेश्चन 31 मार्च 2020 को 3 महीने के बाद भी अगर बेचता, 3 महीना छोड़ो 3 दिन के बाद भी बेचता, तो भी 20,000 का डेप्रिसिएशन 10% 2,000 कैलकुलेट करते, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम नहीं दिया हुआ है। तो पर एनम नहीं देता है तो टाइम फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। बिल्डिंग भी 1 जनवरी को खरीदे हैं 68,000 का, बुक्स है 1,000 रुपए का। इसमें एम्बिग्यूटी क्या है, बहुत सारा एम्बिग्यूटी है। टू बैलेंस बीडी 40,000 लिखा, जबकि टू कैपिटल फंड होना चाहिए था। फिर फर्नीचर जो खरीदे उसका कहां रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड दिख रहा है। फिर दूसरा बिल्डिंग खरीद रहे 68,000 का 1 जनवरी को, जब हम 40,000 रुपए कैश से ये अपना ट्रस्ट स्टार्ट किए हैं, तो 68,000 का बिल्डिंग कैसे खरीद लिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अब वो लोग उधार में खरीद लिए तो लोन कहां दिख रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बता रहे हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिजेबल इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाईली एम्बिगुअस है, मतलब अगर लॉजिकल क्वेश्चन बोलोगे कि इसमें कंसेप्ट ढूंढे, तो कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के मेरिट में सॉल्व कर दीजिए। पर ये हाईली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। 40,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एनपीओ स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां पर बैलेंस बीडी 40,000 नहीं होना चाहिए, कैपिटल फंड होना चाहिए। आप फर्नीचर के लिए पेमेंट किए 20,000 रुपए, वो कहां दिख रहा है पेमेंट अकाउंट में। ड्यूरिंग द ईयर सेल कर रहे वो तो दिख रहा है, लेकिन पे कर रहे वो कहां दिख रहा है। तो एम्बिग्यूटी है इस सब चीज को। दूसरी बात की क्या बोलते हैं, बिल्डिंग आप कैसे खरीद लिए 68,000 में, 40,000 रुपए का कैश था तो, और अगर उधार में खरीदे तो उधार कहां है, आप दिखा नहीं रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उधार है। तो इस पर तो सवाल उठता है, इस तरीके का घटिया क्वेश्चन कैसे इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट कर सकता है। दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको लगेगा हाँ चलो सब कुछ ठीक है, जैसे बोल रहा वैसे बना देंगे। दिमाग लगाओगे तो आपको क्वेश्चन रेज हो जाएगा, कह रहे यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, हाईली पैथेटिक क्वेश्चन। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता रहा है एंड ऑफ द ईयर 15,000 रुपया, और एडवांस बता रहा है अगले साल के लिए 5,000 रुपया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट और सैलरी में बता रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये हाईली पैथेटिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, दिखा रहा है कुछ। और सबसे गंदा बात क्या है ना कि ये सब क्वेश्चन जो किताब में डाला जाता है ना,
फिर ये 5-6 साल तक अपडेट नहीं होगा। जब तक किताब अपडेट नहीं होगा, मान लो आपके सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस में जब तक कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी गारंटी नहीं कि अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ या किताब अपडेट हुआ तो ये क्वेश्चन अपडेट होगा ही होगा। तो हाईली पैथेटिक क्वेश्चन है ये, तो एकदम फ्लो का वाट लगा दिया है। कह रहा है 40,000 रुपए से ट्रस्ट स्टार्ट किए हैं, 20,000 का फर्नीचर कर दे। कहां है पेमेंट में फर्नीचर? अगर उधार भी कर दे तो इन्फॉर्मेशन कहां है? इसलिए हम कहते हैं सह लेंगे सह लेंगे। क्या करोगे, कोई उपाय नहीं। एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। सब्सक्रिप्शन में हम 2 क्लास डिवोट किए हैं, उसका फायदा उठाना। सब्सक्रिप्शन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, जो जो बोलते जा रहा है सहते जाइए। सबसे पहले डोनेशन बोला 60,000 का। डोनेशन के बाद लेगेसीज तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन 14,000, फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो 20,000 का फर्नीचर था, है ना, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा? 2,000 रुपया। 20,000 का 10% 2,000 रुपया। अब बचा कितना? 18,000, और 18,000 का चीज 6,000 में बेच दिए तो 12,000 का लॉस आया। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिखा देना 20,000 माइनस 2,000, ये डेप्रिसिएशन वाला 18 हो गया, और 6,000 में बेचे तो 12,000 का लॉस हुआ। इधर में सैलरी से 15,000, कन्वेंस 6,000, कन्वेंस मतलब लोकल ट्रैवलिंग का खर्चा, फिर रेंट है 12,000, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल। हम लोग एक सब्सक्रिप्शन का एक्सपेंसेस अकाउंट बनाए थे ना, हमने आपको बताया था ना कि हम लोग जर्नल्स मैगजीन्स ये सब सब्सक्राइब कर लेते तो वो मेरा एक्सपेंसेस रहता है। तो सब्सक्रिप्शन फीस बोलकर सब्सक्रिप्शन फीस अकाउंट हम लोग बनाए थे एक्सपेंसेस अकाउंट में। स्टेशनरी, बुक बिल्डिंग, ये सब तो कैपेक्स हो गया, और क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए
बिल्डिंग में भी 10% डेप्रिसिएशन मारने बोला है, तो 68,000 का बिल्डिंग है, 10% कितना होगा 6,800। टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है और बुक्स हो जाएगा, उस पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बोला है 1,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए है, और एडवांस है 5,000 रुपए का। क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,000, सैलरी 2,000, डन। $19,800 का सरप्लस आ रहा है टू एक्सेस ऑफ इनकम। $19,800। अब फुल फ्लेजेड सम बच गया है। वी आर हैविंग लेफ्ट 5 मोर क्वेश्चन। फुल फ्लेजेड सम है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया और उसके बेसिस पे हम लोग को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट सब बनाना है। तो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है इसको प्रॉपरली रिवाइज करना, और जितना भी थ्योरीज मेरे नोट्स में दिया हुआ सबको पढ़ना। इनफैक्ट केवल इसी चैप्टर का नहीं, जो भी चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड किया गया है, जो भी थ्योरीज पढ़ाया गया है, जो भी दिया गया है, सब पढ़ना है। ठीक है, जिस भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब करना है। 99% का हम आपको एश्योरेंस देंगे कि मेरा नोट्स इज मोर देन एनफ। प्रोफेशनल पढ़ाई है, 100% बोल नहीं सकते, है तो 100% पर बोल नहीं सकते। एश्योरेंस हम 99% का ही देंगे क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है। बहुत पहले लॉन्ग बैक, मतलब अराउंड 2006-7 में इंस्टीट्यूट एक दो बार बदमाशी भी कर दिया है। फाउंडेशन में शेयर्स चैप्टर कभी नहीं है। अब इंस्टीट्यूट 2006 में एक बार 8 मार्क्स का इश्यू ऑफ शेयर्स का फॉर फ्यूचर रीइश्यू का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अब वो सब के बारे में क्या बोलोगे? तो इंस्टीट्यूट तो ये सब भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो करेगा ही करेगा। अब हमको सबसे ज्यादा अजीब लगा कि यार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अब एकदम हट के कि जिसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपके सिलेबस में एनपीओ है, तो एनपीओ में जितने भी वैरायटीज का क्वेश्चन होता है, आपके बुक में जितना कवर्ड है, हम उससे 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अगर आपका सिलेबस में 100% पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो हम 120% पढ़ाते हैं कि इसके इर्द गिर्द वाला भी चीज आएगा ना तो आप आराम से कर लोगे। हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। अब कौन सोचेगा कि फाउंडेशन के सिलेबस में कंपनी का पढ़ना ही नहीं है या केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ना है, और हमसे इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर क्वेश्चन पूछ दिया। तो लॉन्ग बैक ऐसा बदमाशी हो चुका है, तो क्या करोगे? खैर सह लेंगे।
दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट अवे हम लोग को प्रैक्टिस करना है फुल फ्लेजेड सम। तो अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया इसको प्रॉपरली रिवाइज करोगे एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फुल फ्लेजेड सम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।